कंटेंट क्रिएटर क्या होता है? सो कंटेंट क्रिएशन एक मीडियम है, वो आप किसी भी प्लेटफॉर्म में कर सकते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो। और वो आपको एक मीडियम देता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, अपनी जो फीलिंग्स है वो पूरी दुनिया को बता सके। भी क्रिएट करती हैं और दूसरों के लिए भी करती हैं या सिर्फ अपने लिए करते हैं? अपने लिए करते हैं, दूसरों के लिए तब करते हैं जब कोई ब्रांड्स आते हैं, अप्रोच करते हैं, उनको अपना कुछ प्रमोट करना होता है आगे। मैं एक ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। असेंशली मैं ब्राइड्स एंड पार्टी मेकअप विच इज़ फ्रेंड्स एंड फैमिली उस फील्ड में काम करती हूँ। मैं ये पास्ट 5 years से कर रही हूँ। उससे पहले आई वॉज इन अ डिफरेंट फील्ड। आप एस्ट्रोलॉजर हैं या वास्तुशास्त्री हैं या न्यूमेरोलॉजिस्ट हैं? सर मैं वास्तु शास्त्री हूँ और एस्ट्रो वास्तु एक सब्जेक्ट होता है जिसमें हम एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को मिलाते हैं, तो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजर का रोल भी है और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। तो मैं इस फील्ड में हूँ, मुझे काफ़ी साइंसेस की इन डेप्थ नॉलेज है, जैसे यंत्रास, क्रिस्टल्स, तो काफ़ी रुद्राक्ष इनके साथ हम, क्योंकि क्रिस्टल्स का यूज भी हम करते हैं वास्तु में, लेकिन ये फिर भी ये कहूँगी कि ये साइंसेस हैं, चेंज कर सकती हैं, लाइफ को कर रही हैं। और मैं अमेज्ड हूँ, मैं अपने आप को आज क्वेश्चन मार्क लगाती हूँ 2007 में जब मैंने उन्हें कहा था कि मैं बिलीव नहीं करती। आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक जमींदार था, उसके पास बहुत सारे कारीगर, बहुत सारे मजदूर काम किया करते थे। उन्हीं मजदूरों में एक मजदूर था जग्गी। जग्गी के 4 बेटे थे। अनफॉर्चुनेटली उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। 4 बेटे धीरे उनको वो पाल पोस के उसने बड़ा किया। बड़े हो गए तो वो भी उसके साथ मजदूरी करने लग गए। उनकी लाइफ ठीक ठाक चल रही थी। शाम को सभी लोग घर आते थे, चने को उबाल कर भून कर गुड़ के साथ खा के सो जाया करते थे पानी पीकर। ऐसी उनकी लाइफ चल रही थी। किसी ने उसको कहा जग्गू को कि बच्चे बड़े हो गए हैं तो सबसे बड़े बेटे की अब शादी कर देनी चाहिए। उसने शादी कर दी बड़े बेटे की। अब बहू जब अब घर आई तो बहुत बड़ा हजूम लगा हुआ था, बड़ा अच्छा माहौल था, बहुत खुशियां थी। धीरे धीरे करके सभी मेहमान चले गए और घर में रह गई अकेली बहू, क्योंकि ये 5 भी जो है अपनी काम पर चले गए। लास्ट में बहुत ही पास में किसी घर में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। वो बहू को बोल के गई कि कुछ भी जरूरत पड़े तो मेरे से मांग लेना। अब वो जब सब चले गए और उस लेडी ने, उस महिला ने जब घर की हालत देखी तो आप सोच सकते हैं कि जब एक घर में सिर्फ जेंट्स रहते हो तो घर की हालत कैसी हो जाती है। वहां पर 5 चूल्हे थे, घर बहुत गंदा था, 5 पोटलियां टंगी हुई थी। उसको बड़ा अजीब लगा और वो ये सोचकर बहुत ही जोर से रोने लगी। बहुत देर तक रोती रही और फिर उसने कुछ घंटों के बाद अपने आप को संभाला कि अब रोने से क्या होगा, अब तो यही मेरा घर है, तो मुझे यहीं की लाइफ निकालनी है, तो क्यों ना अब मैं इस घर को घर बनाने की कोशिश करूं, या ये कहें कि इस मकान को घर बनाने की कोशिश करूं। तो वो उठी, उसी लेडी के घर गई और उसने उसको ये सारी चीजें बताई। उसके घर में जब उसने देखा था कि पोटली टंगी हुई है, पोटली में चने थे, तो वो चने की पोटली लेके गई, उसके घर में चक्की पर चना पीस लाई, उनसे कुछ साग सब्जी मांग ली, कुछ मसाला लिया। 5 चूल्हे अलग अलग बने हुए थे, 4 को तोड़ के एक चूल्हे को जलाया, उस पर रोटी सब्जी सब बनाया और इंतजार करने लगी कि मेरे पति और घर के सभी सदस्य वापस आएंगे। जब वो वापस आए तो उन्होंने ये देखा कि 4 चूल्हे टूटे हुए हैं। तो वो पहले तो शोर मचाने लग गए कि ये क्या, ये कैसी बहू आई है, आते इसने अपने पति के अलावा बाकी सबके चूल्हे तोड़ दिए। तो ये बड़ा अजीब सा लगा। लेकिन जब उसने ये कहा औरत ने कि आप लोग हाथ मुंह धो के बैठ जाइए, तो ये उनको पहले लड़कों को अजीब लगा, हाथ मुंह धो के बैठ जाइए, ऐसे कैसे? तो उन्होंने कहा हाथ मुंह धो के बैठिए आप, मैं आपको खाना परोसती हूँ। जब उसने खाना परोसा, उन खाना खाकर उनको बहुत अच्छा लगा। और घर की जब हालत देखी, इतना साफ सुथरा घर था, और जब इतना साफ सुथरा घर हो गया तो सबको बहुत अच्छा लगने लगा। जीवन वैसे ही चलने लगा। वो जाते थे, मजदूरी करके आते थे। और अब बहू ने ये कहा कि आप 5 जो मजदूरी से पैसे मिलते हैं, सब अलग अलग अनाज लेके आया करो। कोई चना लाएगा, कोई गेहूं लाएगा, कोई चावल लाएगा, कोई सब्जी लाएगा। से करके घर में बहुत अच्छा चलने लगा। कुछ दिन के बाद वो जमींदार भी उनके घर आया और वो देख के बड़ा खुश हुआ कि इतना सुंदर घर बना दिया। उसने बहू को शाबाशी दी और बहू को एक हार दिया
सोने का हार दिया, तो बहू ने उनको ये कहा कि ये हार की बजाय अगर आसपास छोटी सी आप जमीन मुझे दे दें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो उसने कहा कितनी अच्छी बात कही है, तुम्हें मैं ये आसपास की 1 बीघा जमीन देता हूं, ये जमीन तुम्हारी हुई और ये हार भी तुम्हारा हुआ क्योंकि तुमने ऐसी डिमांड करी। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि इतनी बढ़िया चीज, एक औरत जब घर में आई तो घर की शक्ल ही बदल गई, घर का माहौल बदल गया, घर की आर्थिक स्थिति बदल गई। तो ऐसे ही एक घर में आज मैं आया हूं और हमारे साथ एक घर में ऐसी 3 महिलाएं हैं जो घर को तो उन्होंने सुंदर बना ही रखा है, साथ में अपने घर के जेंट्स की वो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी हेल्प करती हैं। मींस फाइनेंस कैसे अरेंज होगा और एज ए एंटरप्रेन्योर वो साथ में काम कर रही हैं। तो मैं सबसे पहले उन तीनों से आपका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगा। तो मेरे साथ हैं 3 देवियां। तो सबसे पहले मैं सविता जी का इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगा। सविता जी, मैं चाहूंगा आप अपने आप ही बताएं, आप क्या करते हैं और कैसे रहता है। जी नमस्कार एवरीवन, मैं हूं सविता गुप्ता। आप सब लोग जानते होंगे मैं हूं वास्तु एक्सपर्ट एंड मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट। बहुत खूबसूरत जर्नी है, आप बने रहिएगा सेशन में। धीरे धीरे आपके सामने आगे बहुत कुछ खुलेगा। थैंक यू सविता जी। मैं अब चलूंगा सृष्टि जी पे। सृष्टि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। हेलो सर, मेरा नाम सृष्टि है, जैसे आपने बताया। मैं एक ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। असेंशली मैं ब्राइड्स एंड पार्टी मेकअप विच इज़ फ्रेंड्स एंड फैमिली, उस फील्ड में काम करती हूँ। मैं ये पास्ट 5 years से कर रही हूँ। उससे पहले आई वॉज इन अ डिफरेंट फील्ड, बट दिस इज़ माई जर्नी। मैंने स्टार्ट किया एज अ ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट व्हेन आई वॉज अबाउट 25-26 एंड इट्स बिन अ ब्यूटिफुल जर्नी सिंस देन। बहुत सारे कनेक्शंस बने, बहुत सारे क्लाइंट्स बने, बहुत सारे नए लोगों से मिले एंड हमने अपने ऐसे रिलेशन बिल्ड करे कि नाउ माय क्लाइंट्स आर आल्सो माय फ्रेंड्स। अरे वाह, तो ये मतलब आप ब्राइडल मेकअप करती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है आज जो शो के लिए मेकअप हुआ तीनों का, तो वो आपने ही किया होगा। ये ऐसे ही सुंदर है। क्या बात है। तो शिवांगी जी, मैं अब आपके पास आना चाहूंगा, आप बताएं अपने बारे में थोड़ा सा। तो मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड दिस। इससे पहले मैं एक लीडिंग कुट्योर डिज़ाइन हाउस में एज अ डिज़ाइनर काम करती थी फॉर वेडिंग वेयर एंड कॉकटेल ओकेजन्स, एंड नाउ आई हैव शिफ्टेड एंड आई एम इनटू दिस कंटेंट क्रिएशन स्पेस, जहाँ पे मैं एक्सप्रेस करती हूँ ऑफ व्हाट आई फील एंड इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ मी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मुझे तीनों का ही काम बहुत अच्छा लगा, पर मैं सच बताऊं शिवांगी की बात मुझे समझ में नहीं आई। ये कंटेंट क्रिएटर क्या होता है? मैंने तो आज तक नहीं सुना। पढ़ा भी नहीं बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ी बहुत नॉलेज है, लेकिन मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए आप डिटेल में बताएं। सो कंटेंट क्रिएशन एक मीडियम है, वो आप किसी भी प्लेटफॉर्म में कर सकते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, और वो आपको एक मीडियम देता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, अपनी जो फीलिंग्स है वो पूरी दुनिया को बता सके। एंड जितने ज़्यादा लोग आपसे रिलेट कर सकते हैं उतने ज़्यादा लोग आपसे जुड़ते रहेंगे, आपको फॉलो करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि आप क्या बनाते हैं, क्या एक्सप्रेस करते हैं। मतलब नॉर्मल वर्ड्स में अगर बोले हैं तो हम जो रील्स देखते हैं, इंस्टा पर देखते हैं या फेसबुक पे देखते हैं, तो आप वो क्रिएट करती हैं? हाँ जी, अपने लिए भी क्रिएट करती हैं और दूसरों के लिए भी करती हैं या सिर्फ अपने लिए करते हैं? अपने लिए करते हैं, दूसरों के लिए तब करते हैं जब कोई ब्रांड्स आते हैं, अप्रोच करते हैं, उनको अपना कुछ प्रमोट करना होता है आगे हमारे कंटेंट के थ्रू, तो उनके लिए भी करते हैं, बट मोस्टली अपने लिए। तो इससे पैसे भी मिलते हैं? हाँ जी, पैसे मिलते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर ब्रांड्स ने आपको अप्रोच किया तो आप उनसे एक फ़ी चार्ज करते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट यू मेक, एंड उसके थ्रू आप कमा भी सकते हैं थ्रू कंटेंट। ये तो बड़ी अच्छी चीज बताई, ये तो मुझे पता ही नहीं था, इस काम से भी पैसे मिलते हैं। ये तो मुझे ऐसा लगता है काम के साथ एंजॉय भी हो रहा है और काम भी हो रहा है और इनकम भी हो रही है। 100%। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब हम एक साथ बैठे हैं तो मैं एक एक करके आप सबसे आपकी जर्नी के बारे में पूछूंगा। तो शुरुआत में सीनियर से ही करना चाहूंगा, ठीक है? आपकी मम्मी से। बिल्कुल। तो सविता जी, आप एस्ट्रोलॉजर हैं या वास्तु शास्त्री हैं या न्यूमेरोलॉजिस्ट हैं?
सर मैं वास्तुशास्त्री हूँ और एस्ट्रो वास्तु एक सब्जेक्ट होता है जिसमें हम एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को मिलाते हैं, तो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजर का रोल भी है और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। तो मैं इस फील्ड में हूँ, मुझे काफ़ी साइंसेस की इन डेप्थ नॉलेज है, जैसे यंत्रास, क्रिस्टल्स, तो काफ़ी रुद्राक्ष इनके साथ हम, क्योंकि क्रिस्टल्स का यूज़ भी हम करते हैं वास्तु में, बहुत सारे रत्नों का यूज़ भी करते हैं हम वास्तु में, तो इन डेप्थ नॉलेज है मुझे वास्तु के बारे में। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वास्तु में मॉडर्न वास्तु, महावास्तु, पिरामिड वास्तु, श्रापित वास्तु, वैदिक वास्तु, आई हैव लर्नड एवरी काइंड ऑफ वास्तु। अरे क्या बात है, क्या बात है, इतनी सारी चीजें बता दी। मुझे लगता है मुझे भी कुछ पढ़ाई करनी पड़ेगी लगता है नहीं तो मुझे समझने के लिए भी पढ़ना पड़ेगा जी। अच्छा, तो आपको मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि सब कुछ बड़ा वेल सेटल्ड है, तो आप इस फील्ड में कैसे आए? कभी सोचा नहीं था। अच्छा, कभी सोचा नहीं था कि मैं भी कभी कोई काम करूंगी। हाँ। पहले बैकग्राउंड से भी बिजनेस क्लास फैमिली में थी, चलिए वहां तो बंदिश थी कि कुछ कर नहीं सकते एज अ डॉटर, लेकिन जब मैरिड होके इस घर में आई, ये घर तो बहुत फ्रीडम वाला था, लेकिन कभी माइंड में नहीं गया। जॉइंट फैमिली में रहते थे, आपने जैसा कहा भगवान की कृपा से सब कुछ था, तो कभी कुछ करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। 2009 या 10 के करीब करीब मेरे को मतलब एक फीलिंग आई कि बच्चे भी बड़े हो गए हैं और बच्चे अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो रहे हैं। कहते हैं ना, बच्चे बड़े हो गए, अब अपना ठिकाना ढूंढेंगे, आप फिर अकेले रह जाते हो। तो वो लोनलीनेस से बचने के लिए, और एक चीज मैं ये बताना चाहूंगी, मैं ना टीवी पर्सन नहीं हूँ कि आई कैन सिट ऑन सोफा आवर्स एंड आवर्स वाचिंग टीवी, स्क्रॉलिंग एंड दिस। मैं इस तरह की नहीं हूँ शुरू से। मैंने BSG ज्वाइन किया था। अगर बताना चाहूँ, BSG होता है बुद्धिज्म, जहाँ हम चैंट करते थे। तो वहाँ किसी फ्रेंड ने मुझसे पूछा, आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं? मैं जा रही हूँ सीखने। तो बस वन थॉट में मैंने बोला यस, जाना है। मैंने घर से भी परमिशन नहीं मांगी, क्योंकि मुझे पता था कि लिबरल फैमिली है, रोकेंगे नहीं, और पढ़ाई करने जा रही हूँ। और वो बस शुरुआत थी। उसके बाद मैं इस फील्ड में आ गई, और आज मुझे अपने पर, मेरी फैमिली को मुझ पर, मेरे पेरेंट्स को मुझ पर बहुत प्राउड होता है। और सबसे ज़्यादा मुझे प्राउड होता है कि मैं किसी एक की भी लाइफ चेंज कर पा रही हूँ, जबकि मेरे पास तो बहुत सारे लोग हैं, रोज़ कितने मैसेजेस आते हैं, मैम थैंक यू, हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो यू फील सो सेटिस्फाइड, यू फील सो कंटेंटेड कि आपने दूसरों की ज़िंदगी बदल रहे हैं आप, और ये सब कुछ चैनलाइज है यूनिवर्स से। आई एम नो वन, लेकिन मुझे लगता है जो मैं इस फील्ड में भी आई हूँ वो भी उनकी गाइडेंस थी। दे हैव चूजन मी, आई हैवंट चूजन दिस फील्ड। हाँ, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ ये है कि कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है कि आप ये काम करो, इस काम में आपको सक्सेस मिलने वाली है। मतलब मेरा सभी को वो काम नहीं दिया जाता। मेरा कभी कोई प्लान नहीं था, और वो भी वास्तु, न्यूमरोलॉजी, मेरे को तो कभी इन फील्ड पे मालूम भी नहीं था। अगर सृष्टि को याद हो तो 2007 में हमारा ये घर बना था। अच्छा, तो उस समय सृष्टि के पापा किसी वास्तु एक्सपर्ट को लेके आए थे, और मैं बहुत फनी में मैं बताती हूँ कि आई एम द वन जिनको उन्होंने कहा था नहीं नहीं प्लीज, हम अपने घर में कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे। अच्छा, ठीक है। तो लाइफ कैसे डेस्टाइंड होती है, और आज हम दूसरों को बोलते हैं दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। एंड जो आए थे उन्होंने बिल्कुल सही गाइड किया था। मेरे घर में नॉर्थ ईस्ट में ही टॉयलेट बन रही थी, तो उन्होंने आके मुझे वार्न किया था कि ये मत करो, प्रॉब्लम आएगी। एंड लिटरली 2 सालों के अंदर अंदर हमने प्रॉब्लम फेस करनी शुरू कर दी। एक ये भी रीजन था जानने का, डेप्थ में जाने का कि ऐसा क्यों हुआ, क्या वास्तु कैसे इम्पैक्ट करता है। तो मतलब शुरुआत में ऐसा कुछ हमने नहीं सोचा था, तो एज ए हॉबी आपने शुरू किया और इसको पूरी तरह से कमर्शलाइज भी कर दिया। तो आज आप लोगों के लिए वास्तु करते हैं। बिल्कुल। कहाँ, मतलब ये एक इंसिडेंट आपने बहुत अच्छा बताया कि कहाँ के वास्तु एक्सपर्ट जब घर में आया तो हम उसको हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि कुछ मत करना, ठीक है, और आज लोगों के घर में जाके तोड़फोड़ कर रहे हैं या करवा रहे हैं। यस। अरे वाह। तो आपने पर्टिकुलर क्या, किस तरह का कोर्स किया? ये स्पेसिफिक कोर्स कौन से होते हैं, किस तरह? बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिसमें आचार्य डिग्रीज भी होती हैं, जिसमें जैसे पहले एक्सपर्ट डिग्री होती है, आचार्य डिग्री होती है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी ईश जी, कुछ चीजें ना इंट्यूटिव होती हैं।
आप कितनी भी डिग्रियां ले लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, जब तक आपका कनेक्शन नहीं होता ना ऊपर से, आपको वो गाइडेंस भी नहीं मिलती। ठीक, बिल्कुल आप ये पढ़ाई तो है, लेकिन ये बहुत कुछ इंट्यूशन भी है, बहुत कुछ आपका कनेक्शन यूनिवर्स से भी है। उस कह देते हैं ना, जो हमारे 18 ऋषि मुनियों जिन्होंने इन ग्रंथों को बनाया, जैसे मैंने विश्वकर्मा प्रकाश हो, सम्रागन सूत्रधार हो, मय मत्तम हो, ऐसे बहुत सारे ग्रंथों को भी पढ़ा है। ठीक है, तो हर एक की एक एक डॉट को कनेक्ट करना और जानना। लेकिन मुझे लगता है कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक वहां से ब्लेसिंग आपके पास नहीं है ना, तब तक आप राइट गाइडेंस में जा नहीं सकते। लेकिन ये फिर भी ये कहूंगी कि ये साइंसेस हैं, चेंज कर सकती हैं, लाइफ को कर रही हैं। और मैं अमेज्ड हूँ, मैं अपने आप को आज क्वेश्चन मार्क लगाती हूँ 2007 में, जब मैंने उन्हें कहा था कि मैं बिलीव नहीं करती, क्योंकि आज मुझसे ज़्यादा कोई बिलीवर नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को बदलते देखा है। ये दोनों बच्चियां मेरी गवाह हैं इस बात की, और अपनी लाइफ को बदलते देखा है, इनकी लाइफ को बदलते देखा है, अपने हस्बैंड के बिजनेस को ऊंचाइयों पे जाते देखा है। तो ये बिकॉज ऑफ द चेंजेस आई हैव मेड इन माय हाउस। अरे वाह, तो मतलब इतना सारी चीजें आपने अपने घर में देखी और दूसरों के लिए भी की। जी। तो अगर मैं आज बात करूं, अभी आपके पास कितने क्लाइंटेल होगी जो आपसे वास्तु करवा रहे हैं? कुछ परमानेंट क्लाइंट बन जाते हैं, तो मैं उनके बारे में देखिए, मैं टीचिंग में हूँ, मैं अच्छा। वास्तु टीच भी करती हूँ, न्यूमरोलॉजी भी टीच करती हूँ। हमारा प्लेटफॉर्म है सविता गुप्ता के नाम से, अच्छा मेरे ही नाम से। तो वहाँ पे हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट्स सिखाते हैं। मेरी मेंबरशिप्स भी हैं, जैसे प्रीमियम मेंबरशिप है, चैंपियन मेंबरशिप है। सो वो बंडल ऑफ कोर्सेज हम ऑफर करते हैं, और ना करते मेरे पास इस समय दोनों प्रीमियम और चैंपियन मिला के 1000 से ज्यादा मेंबर्स हैं। अच्छा जी, ठीक है, मेंबर्स उनको आप सिखा रही हैं? उनको मैं सिखा रही हूँ, और जो मेंबरशिप नहीं लेते उसके अलावा भी अगर मैं बोलूँ तो इस 3 साल की जर्नी में मैं 12,000 के करीब स्टूडेंट्स पढ़ा चुकी हूँ। 3 साल में 12,000 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं। Yes. और उनमें से ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो अपना काम शुरू कर चुके होंगे? बिल्कुल। अच्छा, बाकी टीचर्स डरते हैं कि हम नहीं बताएंगे अपने वो राज, लेकिन मेरा मकसद ये है, एज अ फीमेल आप एक रिस्पेक्ट चाहते हैं, आप अप्रिसिएशन चाहते हैं, आप भी कैलिबर वाले हैं। ये और बात है, मौका नहीं मिला, और ये और बात है कि बहुत बार बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करने को भी नहीं मिलती, फैमिली सपोर्ट नहीं करती कि इतना तुम कोई काम करना चाहते हो तो हम ये खोल के दें, ऐसे इन्वेस्ट करें। हमारे सब्जेक्ट में तो बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट होती है, और आप सीख जाते हो, स्किल सेट लेते हो, कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, और आप अपने घर के कंफर्ट में सीख रहे हो, लेकिन सीख रहे हो और वो चीजें अप्लाई करना शुरू कर रहे हो, और पैसे अर्न करना शुरू कर रहे हो। तो दैट इज द मोटिव, कि आप पैसा कमाओ सीख कर, और पैसा बाय प्रोडक्ट है, लेकिन जो लोगों की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं, मुझे लगता है फ्लरिश होने का रीजन ही यही है। जो पैसा आपके पास आता है ना, वो ब्लेसिंग का आता है। बिल्कुल सही। आप किसी की लाइफ में कोई चेंज लाते हैं, हाँ जी, और आप उसके फीस चार्ज करते हैं। फीस चार्ज करने के बाद कहीं ना कहीं अंदर आपके एक आती है भावना कि मैंने पैसा लिया है, तो इस पैसे के बदले मुझे इनकी लाइफ में कुछ ऐसा जरूर करना है। देन यू आस्क द हायर सेल्फ, आप ऊपर भगवान से कनेक्शन बनाते हैं कि यू हैव चूजन मी, नाउ यू गिव मी द पाथ, हाउ कैन आई हेल्प देम। एंड वहां से जो गाइडेंस आती है, जो भी वास्तु में चेंजेस करने हैं, जो भी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नेम है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, व्हाटसोएवर वी डू, एंड पीपल स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट। तो वो ब्लेसिंग का पैसा आता है हमारे घर में, और जब ब्लेसिंग का पैसा आता है, ऑब्वियसली वो मल्टीप्लाई होता है। बिल्कुल, ये तो बनी बनाई बात है इसे। जी। तो ये कोर्स का आप बताना चाहेंगे, क्या फीस वगैरह लेते हैं आप? इफ यू विश। नहीं, देखिए, कोर्सेज बहुत सारे हैं। मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी में भी हमारे पास 8 कोर्सेज हैं, जैसे नेम न्यूमरोलॉजी है, लोशो ग्रिड मास्टरी है, देन हमारा प्लॉजी है, साउंड नेम न्यूमरोलॉजी, बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जिसने भी डिटेल में जानना है वो जान सकते हैं। फी क्या है, हमारे रेगुलर वेबिनार्स होते रहते हैं, हम वेबिनार्स में ऑफर्स देते रहते हैं अपने कोर्सेज की, हम अपने प्रीमियम मेंबरशिप्स को पिच करते रहते हैं। तो जी, एक चीज कहना चाहूंगी, यहाँ ऑडियंस भी सुन रही है, प्लीज। पैसा ईश्वर ने हमेशा से दिया, और पैसा अब मेरे पास बरस भी रहा है। ठीक है, मोटिव कितने लोगों की जिंदगी में चेंज आ रहा है, कितनों का थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। अभी रिसेंट एक केस है जिसमें किसी हस्बैंड ने, बच्चा है 35-36 साल का, उसकी 32 साल की वाइफ मेरी स्टूडेंट है,
जब मुझे फोन पे ये कहा कि मैम आपने हमारे घर का माहौल ही बदल दिया, ये पहले इतना चिल्लाती थी, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करती थी, आज इसके अंदर के पेशेंस, इसके अंदर की चीज़ों को देखकर मैं हैरान हूँ। एंड आई सैल्यूट यू। ये जो चीज़ें सुनने को मिलती हैं ना, और जब इंसान के इंटरनल में चेंज आ रहा होता है ना, तो ये बहुत बड़ी, घरों में जब सुख आने शुरू हो जाते हैं ना, जब घर की लक्ष्मी को उसकी वैल्यू मिलनी शुरू हो जाती है, सो दीज आर द चेंजेस वी आर मेकिंग। तो उससे बड़ी मुझे नहीं लगता वो पैसे से कहीं ज्यादा वैल्यू रखता है वो चीज। मैंने आपको क्या बोला कि पैसा बाय प्रोडक्ट है, वो आ रहा है, लेकिन एक गोल, एक पर्पस, एक मकसद होता है जिंदगी का। जब हम किसी फीमेल को ये अप्रिशिएट करते हैं कि तुम कुछ कर सकते हो, तुम भी इस लायक हो, है ना, तो उसके अंदर की भावनाएं चेंज होनी शुरू हो जाती हैं। ये साइंस से स्किल सेट तो हम देते ही हैं कि तुम सीखो, लेकिन हम माइंडसेट पे भी काम करते हैं। और जब किसी भी घर की, जैसे आपने स्टोरी कितनी बढ़िया सुनाई कि हर एक घर का पिलर उस घर की लेडी है, बिल्कुल। अब जब उस पिलर में ही आपने जान डाल दी तो घर तो रोशन होगा ही, लेकिन वो पिलर ही अगर मुरझाया रहता है, सारा दिन उसको ये सुनने को मिलता तुम किसी लायक नहीं हो, तुमसे कुछ होगा नहीं, तुम कुछ कर नहीं सकती। बहुत सारी मेरी बहनें सुन रही होंगी और मैं बहुत सारे भाई भी सुन रहे होंगे जो ऐसा कहते हैं। तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट, वो एप्रिसिएशन हम सबका राइट है, हम सबको मिलना चाहिए। और जब आप इन साइंसेस में आते हो ना, तो आप इंटरनली चेंज होने लगते हो। वो कहते हैं ना, आपके चेहरे का नूर बदल गया, तो वो नूर बदलने लगता है ना, तो आपका एनवायरनमेंट बदलने लगता है। तो ये कोर्सेज आप ऑनलाइन करवाते हो या ऑफलाइन? ऑनलाइन भी करते हैं हमारा। अच्छा। जैसे अभी ऋषिकेश में बड़ा इवेंट है, हम वहाँ पे ऑफलाइन भी सिखा रहे हैं। वो एडवांस लेवल का है, जो बेसिक सीख लेते हैं तो हम 5 दिन का एडवांस भी सिखाते हैं। अच्छा, तो वहाँ आप कोई जगह आपने हायर की है? जी, जगह हायर की है, पूरा एक रिसोर्ट काइंड है, और हमने बिल्कुल लक्ष्मण झूला के पास जगह ली है। थोड़ी स्पिरिचुअल रिट्रीट भी होगी, थोड़ी साधनाएं भी होंगी, कुछ गीता का पाठ भी होगा। मैंने फिर से बोला, ये साइंसेस आपकी खुद की एलिवेशन है। अरे वाह, क्या बात है। तो आप दोनों ने तो बहुत ज्यादा फायदा ले लिया होगा। आप दोनों के तो घर में हो गया, फ्री में सीख रहे हो गए आप तो। ये मिसकंसेप्शन है, जब घर में होता है ना, तो फिर हम ऐसे, जैसे आई एम मैरिड, तो मेरे को कोई भी काम होता है तो मैं मम्मी को फ़ोन करती हूँ, तो मुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है कि मम्मी आप कब फ्री हो, मैं आपको कब बताऊँ कि मुझे क्या रेमेडी चाहिए। बिकॉज ऑब्वियसली जब हम इतने लोगों का हेल्प कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ आती है कि ये नहीं है कि टाइम नहीं है, बट आपके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें हैं। एंड जब वो हमसे बात करते हैं, शी ऑल्सो वॉन्ट्स अ ब्रेक, कि मैं हर वक्त मैं अपने घर वालों से भी यही बात कर रही हूँ, मैं दूसरों से भी यही बात कर रही हूँ, तो हम कम फायदा उठा पा रहे हैं इस चीज़ का। बिल्कुल बिल्कुल। बट रिसेंटली वी डिड अ रेमेडी एट योर प्लेस। यस, मतलब नो डाउट हम हर फनीली इनफ मेरा हमेशा से था, ऐसा नहीं था, उनका शायद नहीं था, मेरा स्टार्टिंग से थोड़ा कुंडली स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है। तो जब मम्मी इस चीज़ में आई तो आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जिन्होंने बोला हाँ, क्योंकि साथ में सीखने को मिल रहा था, देखने को मिल रहा था। तो मैं तो हमेशा से बोलती हूँ, आई एम 100% अ बिलीवर। मैं मिलेनियल हूँ, शायद मुझे ये चीज़ें कॉन्ट्रडिक्ट करनी चाहिए थी। आइडियली तो हम लोग बहुत साइंटिफिक माइंडसेट के होते हैं, और मैं साइंटिफिक माइंडसेट की हूँ, बट व्हेन शी स्टार्टेड, देयर वाज नोबडी हु वाज हैप्पियर देन मी, क्योंकि मुझे सीखने को मिल रही थी चीज़ें कि ये क्यों होती है। मेरा तो हमेशा से इंटरेस्ट था ओकल्ट में, थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ों में, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। उनके थ्रू जो भी सीख रहे हैं हम, मेरे को मतलब मेरे पापा को, मेरे भाई को शायद थोड़ा कम था, बट मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था, मेरा हमेशा से विश्वास था। आई एम मोर देन हैप्पी कि वो ये कर रही हैं, क्योंकि अपनी चीज़ों का फ़ायदा भी तो हम उठा रहे हैं। अच्छा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग था। तो जब इन्होंने स्टार्ट किया, सपोर्ट तो हमेशा से ही था, क्योंकि जब भी कोई कुछ अपना कर रहा होता है हमेशा सपोर्ट होता है। बट आई फील एज जेन ज़ी मैं इन सब चीज़ों में कभी मानती ही नहीं थी कि ये सब है क्या, मतलब ये क्या होता है। मेरे को भी ऐसा लगता था कि एक जादू टोना है, हम मजाक भी करते थे जादू टोना शुरू किया है। बट एंड जब अपने घर में होता है ना, तो शायद आपको इतना समझ नहीं आता है। मैं एक बात, वैल्यू कम होती है, वैल्यू इतनी आपको पता नहीं चलती है।
तो इनको हो गया था टाइम सविता मम्मी को करते हुए काम, और पता भी था कि अच्छा चल रहा है, सब चल रहा है, सही था। बट आई थिंक एक उनका सेमिनार हुआ था और हमें वीडियोस आई थी हमारी फैमिली ग्रुप पे उस सेमिनार की, तो वो देख के मैं एकदम हैरान हो गई कि इतने सारे लोग और इतनी अप्रिसिएशन जब सविता मम्मी को मिल रही थी, तो मैं एकदम ऐसे हो गई कि ये हमारी मम्मी है, ये क्या, मतलब सब उनको ऐसे बोल रहे थे, थैंक यू कर रहे थे, ब्लेसिंग्स ले रहे थे, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे थे, कुछ ये बता रहे थे जो रेमेडी जिन्होंने कर ली और उनके साथ हो गया अच्छा। तो वो देख के मुझे लगा कि जब इतने 100 लोग आ रहे हैं और उनको बोल रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मैंने तो आज तक कभी गई नहीं, मैं तो अपनी कोई रेमेडी मांगने, मैंने क्यों नहीं किया ये, क्योंकि मैं बिलीव करती नहीं थी। बट फिर मेरे को लगा कि ट्राई करने में क्या जाता है, अपनी घर की बात है अभी तो फिर ऐसा था कि 1-2 प्रॉब्लम्स मैं लेके गई उनके पास, एंड कुछ छोटी मोटी रेमेडीज़ ही थी, ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो रेमेडीज़ उनने बताई, पर उन छोटी रेमेडीज़ में आई फील वो इतना पावर था, बिकॉज मेरे को पता है कि कुछ टाइम में जो मैं चाहती थी वो हो गया। अब चाहे वो आप अपना मैनिफेस्टेशन बोलो, वो बिलीफ बोलो, तो वो था। और मतलब जब वो पूरा हुआ तो उसके बाद तो मैं थी कि ठीक है, जब फैन हो गई। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जब मेरी शादी हुई, मेरे इन-लॉज मेरे हस्बैंड इस चीज़ में बिल्कुल नहीं मानते थे। आज मेरी शादी को 4 इयर्स होने वाले हैं दिसंबर में। आज मेरे हस्बैंड ने कुछ भी काम करना है तो पहले फ़ोन करके पूछना है कि सही टाइम क्या है, सही दशा क्या है, सही नक्षत्र क्या है, क्या मैं ये रेमेडी करूँ, क्या मैं वो रेमेडी करूँ। ही ऑल्सो नाउ कम्प्लीटली बिलीव्स इन दिस। इनफैक्ट अब वो दूसरे लोगों को बोलते हैं कि आप क्यों नहीं बिलीव करते। तो ये ऐसा नहीं है, हम एसेंशियली ओकल्ट क्या है, मूवमेंट ऑफ एनर्जी है। आप अपनी एनर्जी को नेगेटिव से पॉजिटिव कर रहे हो, उसको पॉजिटिवली चैनल कर रहे हो। तो मजाक उड़ाते हैं लोग कि जादू टोना है, तोड़ फोड़ है, बट अगर आप कभी वास्तु डीपली पढ़ेंगे, इट्स साइंटिफिक। वो बोलते हैं कि हर लैंड का एनर्जी होती है, जैसे मैम भी यही सिखाती है, मैं हर वक्त उनके सुनती हूँ उनके साथ, कि हर लैंड की अपनी एनर्जी होती है और उस डायरेक्शन में एनर्जी होती है, जो साइंटिफिक चीज़ है, जो हमने नहीं बनाई है, जो हमारे ऋषि मुनि भी विश्वास करते थे, जिन्होंने हमारे सारे ग्रंथ बनाए। इट इज़ साइंटिफिक। नहीं, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। जो हमारी ये जितनी विद्याएं हैं वो सारी हमारे हिंदुस्तान से ही शुरू हुई हैं, ऋषि मुनि ने ही शुरू किया। और ऋषि मुनि, हम लोग ऋषि मुनि कहते हैं या हमें शास्त्रों में हमने ऋषि मुनि पढ़ा है, एक्चुअल में वो लोग साइंटिस्ट थे। ठीक है, वो साइंस ही पढ़ते थे। आप सोचिए कि आज से इतने हजारों साल पहले वो तारों की भाषा पढ़ रहे थे, कैलकुलेशन कर रहे थे, जिस समय शायद गणित का आविष्कार भी नहीं हुआ था। मैं जैसे हम बात कर रहे थे कि हम राहु केतु बोलते हैं, तो किसी ने मुझे बोला राहु केतु तो इंडियन कॉन्सेप्ट है, कुंडली में थोड़ी ना होता है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में थोड़ी ना होता है। तो मैंने बोला वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में आप नॉर्थ नोड साउथ नोड पढ़ते हो, दैट इज राहु केतु। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज जैसा आपने कहा, सारी साइंसेस, हमारा ही तो योग यहाँ से जाके योगा बन गया। ठीक है, मतलब हमारा योगा को योग कर दिया या जो भी कर दिया, जो भी एक्चुअल में क्या है कि हम लोग अपनी ही इन प्रीशियस साइंसेस को ना, जब वो फॉरेन से होके वापस हमारे तक आती हैं ना, तब हम उन्हें मानते हैं। नहीं, सच्चाई है ये। आज देखो भागवत गीता के बारे में इतना ज्यादा वो है कि भागवत गीता पढ़नी है, हमने पढ़ी है, हमने नहीं पढ़ी है, मतलब बाहर के लोग इतना भागवत गीता को मान रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि हम लोग खुद ही शायद हमने भागवत गीता नहीं और पढ़ी। अगर आपका कृष्ण में बिलीवर है ना, हाँ, मैं विष्णु बिलीवर हूँ। हाँ, ठीक है, अगर आपका कृष्ण में, कृष्ण ही विष्णु जी, त्रेता युग द्वापर युग में अलग अलग रूप में उन्होंने, वही राम जी, वही कृष्ण जी, वही विष्णु जी। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आए ना, आज मैं व्यूअर से भी कह रही हूँ, अगर आपके पास गीता है, भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, एक्चुअली तो उपदेश नहीं था, वो गाइडेंस थी, अपने कर्म करने की गाइडेंस थी। आज आपको भी लगता है ना आप कहीं लाइफ में प्रॉब्लम में फंसे हो, गीता को हाथ में लीजिए, भगवान श्री कृष्ण को याद कीजिए और उन्हें बोलिए आप मेरे गाइडर बनिए। आज मुझे गाइडेंस दीजिए, मुझे इस सवाल का जवाब आपसे चाहिए, एंड ओपन एनी पेज, यू विल गेट द गाइडेंस। नहीं, ये बिल्कुल रियलिटी है।
आप गीता को, भागवत गीता को जितनी बार पढ़ोगे ना, उतनी बार उसमें से आपको नई चीज मिलेगी। बिल्कुल, ये श्योरिटी है। ये मैंने भागवत गीता कई बार पढ़ी है, एक बार नहीं कई बार पढ़ी है। शायद ये कह सकते हैं मुझे पहली बार में समझ में नहीं आई। नहीं आती, बहुत सारे लोगों को नहीं आती। सच्चाई है, ये नहीं समझ में आती क्योंकि इतना गहरा उसमें लिखा हुआ है। मैंने जो गीता प्रेस गोरखपुर की भागवत गीता भी पढ़ी, मैंने इस्कॉन वाली भागवत गीता भी पढ़ी। अभी मैं एक ढूंढ रहा हूँ, मुझे किसी ने बताया कि अष्टावक्र की एक भागवत गीता आई है, वो बहुत अच्छी है। शायद आप मुझे इस बारे में और अच्छा बता पाएंगे। जैसे इस्कॉन की भागवत गीता जो है ना, उसके कई पार्ट्स हैं, उसके 12-13 पार्ट हैं। और जो हम गीता प्रेस की भागवत गीता देखते हैं वो थोड़ी सिंपल है, इजी लेमैन आदमी को, तो पहले वही पढ़नी चाहिए। बिल्कुल ठीक, क्योंकि आपका, अगर आपने पहली बार पढ़ी और आपको लगा हे मुझे तो समझ ही नहीं आया, तो आपका दूसरी गीता पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। और जो इस्कॉन की गीता, उसमें कहीं ना कहीं उनका थोड़ा अपना कॉन्सेप्ट भी एडेड है इस्कॉन वाला, बट दैट्स ओके। जब तक आप कृष्ण की बात कर रहे हैं, जब तक आप उनकी बातों की बात कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। कोई भी तरह की गीता पढ़िए, मैसेज एक ही जाता है, मैसेज एक ही जाता है। बस हाँ, ये जरूर है, गीता को अंदर उतारने के लिए गीता को कई बार पढ़ना पड़ता है। अब इसका सबसे अच्छा तरीका है, किसी भी एक श्लोक को पकड़ लीजिए, एक दिन में एक श्लोक, 700 श्लोक तो हैं उसमें, एक दिन में एक श्लोक, उसको उतार लीजिए अपने अंदर। नेक्स्ट डे फिर उसी को ही पढ़िए, नेक्स्ट डे फिर उसी, हर रोज आपको उसका अलग मीनिंग दिखेगा। ठीक है, 2-3 साल लग गए, लेकिन आप जब जितना अंदर उतारेंगे ना, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती जाएंगी। अब ये मैंने आपको क्या बोला कि वास्तु, गीता, आप ये जो कह रहे हैं, ये सब कनेक्टेड है, सब कनेक्टेड है। अब श्री कृष्ण ने भी तो वो भूमि चुनी जहां पे अपनों का खून हो रहा था। कैसी कठोर निर्मल भूमि, ऐसा कहा भी गया है कि श्री कृष्ण ने अपने सेवकों को भेजा था कि ऐसी भूमि ढूंढ के आओ जो बहुत निठुर हो, जो बहुत मतलब जिसमें कोई इमोशंस ना हो। तो ये कुरुक्षेत्र की भूमि पे ढूंढा गया कि माँ ने अपने ही बच्चे को, जब पानी किसान की वाइफ थी, ये स्टोरी सुनने को मिलेगी आपको, तो वो बाढ़ टूट गया तो पूरी खेती खराब हो सकती थी, तो उसने अपने छोटे से बच्चे को वहां लगा दिया और बच्चा मर गया। तो उसने कहा जब एक माँ अपने बच्चे के साथ ये कर सकती है, इससे निठुर भूमि कोई नहीं हो सकती, इसलिए उस भूमि को चूज किया गया। तो लैंड हैज एनर्जीज, एवरी लैंड हैज देयर एनर्जीज। ठीक है, कुछ लैंड फैक्ट्री के लिए बनी है, कुछ घर के लिए बनी है, कुछ ऑफिस के लिए बनी है। इसके साथ साथ सूर्य की मूवमेंट है। वास्तु इज साइंस ऑफ आर्किटेक्चर। भाई नॉर्थ ईस्ट में सूर्य है, वहां से प्रकाश घर में आ जाए, साउथ वेस्ट में ना आए क्योंकि यूवी रेडिएशन फास्ट हो जाता है। ये तो साइंस है ना, साइंस है, बिल्कुल ठीक साइंस है ना। तो उसी रूल्स को तो हम फॉलो कर रहे हैं और उसी रूल से तो हम चल रहे हैं। तभी तो अग्नि में किचन बनाने की बात की गई कि अग्नि दिशा में किचन बनाओ, वो स्थान ही किचन का है। तो आज नहीं बनता तो प्रॉब्लम है, महादोष हो जाता है। तो ये चीजें रेक्टिफाई करते हैं। आज मैं बोलती हूँ तो मुझे हंसी आती है कि मैं वो सविता थी और आज सविता हूँ। मतलब कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। एंड थैंक यू गॉड फॉर सपोर्टिंग, मतलब भगवान का सपोर्ट मिला, फैमिली का, हस्बैंड का, बच्चों का। आज ये दोनों बेटियों पे प्राउड फील होता है मुझे। कहते हैं ना, रेमेडी बिना मांगे हम फील्ड में दे नहीं सकते। छोटी वाली ने कभी रेमेडी मांगी नहीं, शी वॉज बिजी विद हर सेल्फ। लेकिन एक दिन उसने देख ली वीडियो तो उसको लगा अरे यू बिकम सो पॉपुलर। तो मैंने बोला यस, तो इसने भी रेमेडी मांग ली। वो बड़ी वाली हमेशा से ऑकल्ट में थी, रेदर उसका इंटरेस्ट मेरे से भी पहले था। ठीक है, वो कुछ डिवाइन चीजें होती हैं, लेकिन दोनों अपने अपने फील्ड में बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं घर की बैलेंसिंग देख लीजिए, दोनों मॉडर्न भी हैं, दोनों संस्कारी भी हैं, दोनों विद इन बाउंड्रीज भी हैं और अपने अपने फील्ड में बहुत बढ़िया भी कर रही हैं। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। चलो अभी इनसे, अच्छा मैं ये आपने सपोर्टिव अभी कहा तो मुझे एक चीज ध्यान में आई, जब आपने शुरू किया होगा तो कुछ स्ट्रगल भी तो करना पड़ा होगा ना, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या थी कि हस्बैंड बिल्डर हैं। अच्छा जी। तो वो उन्होंने मुझे कभी नहीं मना किया, बट उन्होंने ये कहा मेरी किसी बिल्डिंग में मत आइयो। हाँ। क्योंकि वास्तु वाले ना, वास्तु और बिल्डर्स का ना ये हो जाता है, वास्तु वाले कहते हैं ये करो ये ना करो, हाँ, और बिल्डर ये कहता है ये हो नहीं सकता, ये ऐसे होगा। तो उन्होंने ये बोला, लेकिन 2014-15 में उनको कोई प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई।
ठीक है, तो मैंने उन्हें कहा आप मुझे जाने दीजिए, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, बट नाउ आई विल चार्ज फ्रॉम यू। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो पहले तो उन्होंने इग्नोर किया, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं। तो आई सेड और प्रॉब्लम में आते जाओगे, आई कैन हेल्प यू। ठीक है, तो उन्होंने कहा ओके। आई सेड ओके, नाउ कीप माय फीस हियर बिकॉज आई विल नॉट बाय योर कर्मा। ठीक है, एज अ वुमेन फैमिली कर्मा चलता है, बट मैं उन्हें शो करना चाहती थी। एंड मैंने उनकी मुझे याद है उनके ये फ्लैट साउथ दिल्ली में थे, मैंने जाके कुछ रेमेडी की और विद इन 3 मंथ्स जो उनके फ्लैट्स नहीं बिक रहे थे, 7 फ्लैट्स बिक गए। तो उसके बाद तो उन्होंने कभी यूटर्न लिया ही नहीं। अब कोई भी फ्लैट लिया जाए, कोई भी लैंड लिया जाए, कुछ भी किया जाए, बिना वास्तु के नहीं होता। नहीं होता। तो अभी भी आप चार्ज करती हैं या उसी समय चार्ज करते थे? करती हूँ। अच्छा, अभी तो वो फुल फ्लेज्ड इनका बिजनेस संभालते हैं अपने साथ साथ, तो वो अब ये उन्हें पे करते हैं। अब वो एम्प्लॉई हैं। अच्छा, ये देखो, ये कितनी बढ़िया बात है कि पहले वो चार्ज करते हैं, फिर शाम को जो अर्निंग करते हैं वो लाके भी दे देते हैं। तो सारा आना तो यही है। जी। तो फिर वो आप खर्चे में दिखाते हो? वो आपको खर्चे में दिखाते हैं, मतलब आपके एक्सपेंस जो है? देखिए, ईश्वर की कृपा बहुत है, पैसा बहुत कमा रहे हैं, ऐसा नहीं कमा रहे कहना गलत होगा। जब वो दे रहा है तो उसको थैंक यू भी है। बिल्कुल। लेकिन मैंने कभी फोकस नहीं किया कि क्या कमा रहे हैं। मेरा फोकस है कि व्हाट बेस्ट आई कैन गिव। आई एम इनटू लर्निंग लर्निंग लर्निंग। ये मुझे कहते हैं और कितना पढ़ोगे, और कितना पढ़ोगे, और कितना पढ़ोगे। मुझे लगता है कि और कितना कंज्यूम कर सकती हूँ, बिकॉज 18 ऋषि मुनियों की चीजें एक बर्थ तो कम है, लेकिन ये जरूर है इस बर्थ में कुछ ऐसा एक्युमुलेट कर लें कि ईश्वर अगले बर्थ में भी कुछ ऐसी नॉलेज के साथ दें। अगर सेकंड बर्थ है हमारा, एक और बर्थ है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ये सीखने की जो आप बात कर रहे हो, उनकी ध्यान है जो अरस्तु जो थे बड़े अच्छे दर्शन शास्त्री हुए हैं, फिलोसफर हुए हैं, आप सब लोगों ने सुना होगा। मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि ये अरस्तु की कहानी है या किसी और फिलोसफर की है। उनको फांसी दी गई थी, आप लोगों को पता होगा। जिस दिन उनकी फांसी होनी थी उससे 1 हफ्ता पहले जब वो जेल में थे तो उन्होंने किसी को बंसी बजाते हुए सुना, बांसुरी बज रही थी। तो उन्होंने अपने जेल के अधिकारियों से निवेदन किया कि मुझे ये बांसुरी बजाना सीखना। तो वो ये कह रहे थे भाई 7 दिन तेरे रह गए मरने पे, अब तू बांसुरी बजा के क्या करेगा? बोले यार सीखने की कोई ये थोड़ी ना, उम्र भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, डेट भी नहीं है, जब आपको 7 दिन है ना, 7 दिन में एक नई चीज सीखेंगे, क्या दिक्कत है? तो सीखने की कोई उम्र नहीं है। तो मम्मी को मत रोको। ये तो रोकते ही नहीं। आई एम आफ्टर शिवांगी कि शिवांगी तुम्हारी वीडियोस बहुत वायरल जाती हैं, जस्ट शूट माय वीडियो। बट मैं बच्ची को देखती हूँ इतनी ज्यादा बिजी, खुद शूटिंग कर रही है, खुद एडिटिंग कर रही है, खुद पोस्ट कर रही है। मतलब आई एम सीइंग हर वर्किंग सो हार्ड एंड आई एम प्राउड ऑफ हर कि मतलब अपना फील्ड चेंज करके खुद एस्टेब्लिश करना विदाउट टेकिंग एनी वंस सपोर्ट। किसी का सपोर्ट नहीं है, खुद ही एडिट करती है, खुद ही शूट करती है। ठीक है, तो घर में भी ऐसे लगता है सारा दिन स्टूडियो बना हुआ है, बट फिर एक अच्छी फीलिंग आती है कि बच्चा कुछ कर रहा है, अपने बलबूते पे कर रहा है। बिल्कुल सही। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट। मम्मा का जब वीडियो बनाओ तो पैसे ले लेना और डबल ले लेना। ठीक है, चलिए। तो अभी शिवांगी आपके पास ही आते हैं। तो आपने जब ये शुरू किया, इससे पहले आप क्या करते थे? मैं थोड़ा सा आपकी एजुकेशन पे ही जाना चाहूंगा। आपकी एजुकेशन क्या है? हाँ जी, सो आई हैव डन माय बैचलर्स फ्रॉम निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो वहाँ पे मैंने फैशन डिज़ाइन सीखी और स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट था क्रिएटिव फील्ड में, बचपन से ही था क्रिएटिविटी में। तो पेंटिंग क्लासेस, डांस क्लासेस, म्यूज़िक क्लासेस वो बचपन से ही ली थी। तो जब ग्रेजुएशन की बारी आई तो निफ्ट ही जाना था एंड वहाँ पे हो गया। तो फिर वो अलग ही माहौल देखा बिकॉज आई वाज इन बैंगलोर। तो वहाँ पे जाके बहुत कुछ सीखा, बहुत इंटरेस्ट आया, सोचा कि आगे कुछ इसी में ही करेंगे। एंड उसके बाद आफ्टर कॉलेज आई स्टार्टेड वर्किंग इन वन ऑफ द लीडिंग कुट्योर हाउसेस ऑफ इंडिया एंड मैं उनके साथ एज अ डिज़ाइनर काम कर रही थी। एंड देन उसी के दौरान मुझे लगा कि पता नहीं क्यों अभी भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही। जब आपके पास ऑलरेडी होता है ना लाइफ में बहुत कुछ,
एक सेटिस्फैक्शन होती है जो आना बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो वो सेटिस्फैक्शन मेरे को नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करूँ। कंटेंट क्रिएशन सब करते ही थे, बहुत टाइम से देख रही थी सब करते थे, बट कभी हिम्मत नहीं हुई शुरू करने की, कैमरा के सामने कुछ बोलने की। एक दिन मैं बस इतनी परेशान हो गई थी कि मैंने कहा कि क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो पाएगा कुछ, नहीं कर पाऊँगी कुछ, जॉब तो कर ही रही हूँ, ठीक है। तो वैसे ही स्टार्ट किया बिना कुछ सोचे, थोड़ा टाइम लगाया, थोड़ा दिमाग लगाया कि क्या कर सकते हैं, अलग क्या दिखा सकते हैं, एंड थैंकफुली वो चल भी गया। तो बस फिर देन द रेस्ट इज हिस्ट्री। अरे वाह। तो आप जो ड्रेस डिजाइनिंग करते थे वो किन के लिए करते थे, मतलब किसी सेलिब्रिटीज के लिए करते थे या कोई फैशन शो के लिए करते थे, वो थोड़ा सा आप उसके बारे में बताओ। सो आई वॉज इन द सैम्पलिंग टीम। अब सैम्पलिंग टीम क्या होता है, वो न्यू डिज़ाइंस बाहर लेके आती है। एक होता है प्रोडक्शन टीम, एक होता है सैम्पलिंग टीम। सैम्पलिंग टीम होता है जहाँ से नए डिज़ाइन शुरू होते हैं। सो हमारा कोलैबोरेशन होता है हेड डिज़ाइनर के साथ, जो वहाँ के फाउंडर्स हैं उनके साथ बैठ के डिस्कशन होती है आगे क्या बनाना है, क्या चल रहा है आगे, एंड देन उसके बाद हम वो निकालते थे। वही चीज़ हमारी डिज़ाइनर्स सेलिब्रिटीज़ के पास जाती थी, वही चीज़ हमारी फैशन शोज़ में दिखती थी, और उसके बाद आगे वो प्रोड्यूस होती थी प्रोडक्शन टीम के साथ जो क्लाइंट्स के लिए होती थी। अच्छा, मतलब आपका काम पर्दे के पीछे का रहता था, हम ये कह सकते हैं। हाँ जी। ओके ओके ओके। तो उससे आप कंटेंट डिजाइनर में उसके बाद मैं पर्दे के आगे आ गई। हाँ, ये था एक्चुअल में रीजन। अब समझ में आई कि आना पर्दे के आगे था, पीछे क्यों बैठी हूँ। हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो शिवांगी, आज आपको कितना समय हो गया ये काम करते हुए? कंटेंट क्रिएशन मैंने स्टार्ट तो मैंने अराउंड 7-8 महीने पहले किया था, बट आई थिंक कंप्लीट फोकस मेरा पिछले 4 महीनों से है। 4 महीने से हम फुल फ्लैश कर रहे हैं। तो इसमें अर्निंग भी है? हाँ जी है। किस तरह, मतलब कुछ अर्निंग का मुझे बताएंगे, कितनी अर्निंग हो जाती है? मतलब आप उस लेवल पे पहुंच गए हैं जो आप जॉब कर रहे थे? मैं उससे ज़्यादा पहुंच गई हूँ अभी तो। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बट अर्निंग तो है, मैं सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए बता सकती हूँ क्योंकि मेरा सिर्फ वहाँ पे ही है प्लेटफॉर्म। बट कंटेंट क्रिएशन में जितना मैंने भी सुना है, क्योंकि मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, अर्निंग बहुत है, पर उसके पीछे का स्ट्रगल भी बहुत है। क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि इजी है, हम भी बना देंगे, हम भी कैमरा खोल के डांस कर लेंगे, कुछ कर लेंगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। पूरी दुनिया कंटेंट बना रही है आजकल। आप जो देखते हैं, जिनकी वीडियोस देखते हैं ना, जो फेमस होती है, वो कुछ गिने चुने ही होते हैं जिनकी वीडियोस बार बार आप देखते हैं, क्योंकि उन्होंने कर लिया है और वो अच्छा करते हैं। तो ये है कि इसमें बहुत डेडिकेशन चाहिए होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, क्योंकि बैकलैश भी बहुत आता है, ट्रोलिंग भी बहुत होती है, लोग बोलते भी बहुत कुछ है। अगर कभी व्यूज़ नहीं आते तो डिसहार्टन भी हो जाते हैं कि अरे ये नहीं चली, ये नहीं चली, अब सब देख रहे हैं कि मेरे से हो नहीं पा रहा है, अब क्या करूं। तो वो बहुत एकदम विल पावर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए मेरे हिसाब से, टू गो फॉरवर्ड, बिना किसी का कुछ सोचे समझे। आपको करना है तो करना है। बेसिकली इंस्टाग्राम पे ब्रांड कोलैबोरेशन से आप अर्न कैसे करते हो कि व्हेन अ ब्रांड अप्रोचेस यू, वो देखते हैं कि आप कितना, दो चीज़ें हैं, या तो कितना ट्रैफिक उनके लिए जनरेट कर सकते हैं, विच इज़ आपके पेज के थ्रू कितने लोग उनके पेज पे जाएंगे। बिकॉज आई ऑल्सो डू एज अ मेकअप आर्टिस्ट, मुझे भी ब्रांड कोलैबोरेशंस आती हैं। तो असेंशली आप अर्न कैसे कर रहे हो इंस्टाग्राम से, इधर आप ट्रैफिक पहुंचा रहे हो ब्रांड तक कि ये मेरी अनटैप्ड मार्केट है, ब्रांड के पास ये सारे लोग आज तक नहीं पहुंचे, ये उनके पास मेरे थ्रू पहुंचे। तो ब्रांड एनालाइज करता है कि मैं कितने लोग पहुंचा सकती हूँ, फर्स्ट। सेकंड देखते हैं सेल्स, कि हाउ मेनी सेल्स, आप कितनी सेल्स करवा सकते हो उनकी। अगर उन्होंने मुझे 5000 पे करे हैं तो दे वांट अ रेवेन्यू ऑफ मोर देन दैट। ऑब्वियसली कोई मुझे 5000 देगा तो चाहेगा कि मैं कम से कम उन्हें 10,000 की तो सेल दूँ। तो ये 2 बेसिस पे ब्रांड्स आपके पास आते हैं। फॉलोअर्स ज़रूरी होते हैं, बट फॉलोअर्स सिर्फ क्राइटेरिया नहीं होता, क्योंकि कुछ क्रिएटर्स हैं जिनके 5000 फॉलोअर्स है बट उनकी रीच 5 लाख की है।
आप हर वीडियो जो देखते हैं उसके क्रिएटर को फॉलो नहीं करते, बट हर अच्छी वीडियो जो देखते हैं उससे प्रोडक्ट पे ज़रूर जाते हैं। तो वो है कि वो ये ज़रूरी नहीं है आपके फॉलोअर्स होने चाहिए, आपकी रीच होनी चाहिए। इंस्टाग्राम पे बहुत लोग सोचते हैं कि फॉलोअर्स से काम आता है, फॉलोअर्स से नहीं आता, रीच से आता है। कि मेरे फॉलोअर्स 20,000 हैं पर मेरी रीच 1 मिलियन की है, कि मैं एट वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 1 मिलियन लोगों तक थ्रू अ रील पहुंच सकती हूँ, तो वो देखा जाएगा। हर कोई मुझे फॉलो नहीं करेगा, ज़रूरी नहीं है, बट कभी कभी लोग, मतलब बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनको मैं स्क्रॉल करती हूँ, आई लाइक देयर कंटेंट, बट मैं उन्हें फॉलो नहीं करती क्योंकि वो मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। बस जब बोर हो रहे हैं तो देख के अच्छा लग रहा है, कोई प्रोडक्ट की नॉलेज मिल रही है, कहीं पहुँच गए, लाइक दैट। तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं करती कि हर कोई हमें फॉलो करेगा, बट हर कोई हमारी रील देखे और रील पे 5 सेकंड से ज़्यादा रुके, ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट, बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने देखा है। अच्छा, मैंने एक चीज और देखी है, ये फीमेल्स कंटेंट क्रिएटर ज्यादा क्यों होती हैं, है ना ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है, काफी ज्यादा मेल भी है। आई थिंक रेशियो की बात करी जाए आई तो थिंक बोल आई सकते हैं, ग्रैबिंग ऑब्वियसली, क्योंकि everybody likes to see women more. Women also like to see women more, men also like to see women more. तो जिसकी ज्यादा डिमांड होती है वही ज्यादा ऐसा नहीं है, इक्वल कंटेंट क्रिएटर्स है। आप किसी भी फील्ड में देखिए, वास्तु में इक्वल है, मेन भी कर रहे हैं, विमेन भी कर रहे हैं। हम मेकअप इन बहुत, माय फील्ड हैज अ लॉट ऑफ मेन। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे फील्ड में, तो ऑल टुगेदर कोई भी बाइफर्केशन ही नहीं है कि मेन और विमेन, एवरीबडी इज डूइंग इट। नहीं, ये मतलब जो क्या ब्राइडल मेकअप जो है वो मेल भी करते हैं? बहुत सारे एंड अमेजिंगली वेल, अमेजिंगली वेल, बहुत अच्छा। मतलब अ लॉट ऑफ मैन आर डूइंग इट एंड दे आर डूइंग एग्जेम्पलरी वर्क। मतलब मुझे तो इतना अच्छा लगता है कि मे बी जब मेरे एजुकेशन का टाइम था शायद हमारे पास ये ऑप्शंस नहीं थे। आज मेरी डॉटर है, उसके पास इतने ऑप्शंस होंगे, शी कैन चूज एनी फील्ड। तो एंड लिमिटेड नहीं है कि अ मैन, कि एक फीमेल है तो उसी को ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट बनना है, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। मेन आर डूइंग इट एंड दे आर डूइंग इट जस्ट एज वेल, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कोई लिमिट नहीं है। ब्राइडल मेकअप आप सिर्फ करते हो कि ग्रूम मेकअप भी करते हो? मैं ब्राइडल करती हूँ एसेंशियली। ग्रूम मेकअप के लिए भी ऐसा टचअप होता है, मेन का फुल मेकअप नहीं होता है जैसे विमेन का होता है, ऑब्वियसली लिटिल बिट टचअप होता है, बट हम करते हैं, ऑब्वियसली इट्स चार्जेबल एक्स्ट्रा जो भी है, बट सभी कर रहे हैं। एंड आजकल ऑनेस्टली बताऊं, मेन आर इक्वली वोक, उनको वो ऐसे मेट्रोसेक्सुअल मैन का टाइम चल रहा है। मेन प्रेफर टू गेट इट डन कि यार हमारी भी तो फोटोज आनी है, शादी तो मेरी भी है, एंड दे शुड स्टेज में अच्छा दिखना तो सबको हाँ, पसंद है। ग्रूमिंग तो सबके लिए अच्छी है। बिल्कुल ठीक बात है। आज जितनी कॉन्फिडेंटली ये बात कर रही है ना, एक समय था सृष्टि ने जब मेकअप का फील्ड चूज किया, बिकॉज सृष्टि इज हाईली क्वालिफाइड। एसपी जैन मुंबई से इसने एमबीए किया है फाइनेंस में। अरे वाह, मतलब फाइनेंस में एमबीए करके आप मेकअप में आए, क्या बात है, बिल्कुल ही अलग हो गया। दूसरी दोनों दिशाएं अलग हो गई। ये तो वास्तु की बात करें तो वास्तु की बात नहीं करें, मतलब जब इसने आके हमारे सामने बोला, बिकॉज शी वॉज डूइंग वेरी गुड इन आवर फील्ड, उसकी जॉब बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छा पैसा कमा रही थी, उसकी पोस्ट बहुत अच्छी थी, तो सडनली शी एक दिन आ गई और बोला कि मुझे तो ये सब नहीं करना, वैसे भी 1 नंबर वाली है, मुझे पता था अपना ही कुछ करेगी। मतलब मेरा न्यूमरोलॉजिकली माइंड चलता रहता था, मैं इसके पापा को हमेशा बोलती थी शी इज 1-9, शी कैन नॉट वर्क अंडर एनीवन। उसका मतलब पक्का है, वो किसी के नीचे काम नहीं कर सकती। बट हमें ये नहीं पता था वो ये फील्ड डिस्क्लोज करेगी। तो उसने एक दिन आके बोला आई वांट टू बी अ मेकअप आर्टिस्ट। तो मैं और हस्बैंड हम लोग दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, एंड वी स्टार्ट बेगिंग हर, ये मत कर प्लीज प्लीज। दे वर वेरी अगेंस्ट इट। फर्स्ट कोर्स के लिए मैंने खुद पे किया था थ्रू द सैलरी दैट आई वाज अर्निंग एट दैट टाइम, एंड इट वाज अ वेरी एक्सपेंसिव कोर्स। आई पेड फॉर इट माई सेल्फ थ्रू माई सेविंग्स। अब देखिए, ग्राउंड रियलिटी मेरे फील्ड की यही है कि इंस्टा पे बहुत पॉपुलर फील्ड है, सबको लगता है आजकल मेकअप आर्टिस्ट बनना है, इजी पैसा है, क्या करना है, एक ब्राइड तो रेडी करनी है। ऐसा नहीं है, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। ऑब्वियसली मैं कोई डॉक्टर वाला काम नहीं कर रही हूँ, बट इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब, क्योंकि आई हैव बिन अ ब्राइड
एंड हैंडलिंग ब्राइड्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। एक शादी के दिन एक लड़की को हैंडल करना सबसे डिफिकल्ट काम होता है। मैं खुद ब्राइड हूँ, मैं बता सकती हूँ, बट उससे भी ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी आज भी यही है कि आप पैसा बहुत कमा रहे हो, बट समवेयर लोग आपको सोचते हैं कि अरे अगर ये मेकअप आर्टिस्ट है, ये क्या, मतलब वो स्टूपिड गर्ल ही मानते हैं कि इसको तो क्या ही पता होगा, ये तो क्या ही एजुकेटेड होगी। व्हेन पीपल, जैसे कभी बातचीत होती है, टचवुड मेरी अपनी ब्राइड से बहुत अच्छी बातचीत होती है, उनकी फैमिली आती है, या कभी कोई क्वालिफिकेशन पूछ लेता है ना, आई टेल देम दैट आई एम MBA फाइनेंस में एक्सपीरियंस, तो वो बहुत सरप्राइज होते हैं कि अरे कि मेकअप आर्टिस्ट तो इतने पर, तो कोई रिलेशन नहीं है। आप कितने भी स्मार्ट हो सकते हो, बट दिस इज़ अ क्रिएटिव फील्ड। क्रिएटिव फील्ड के लिए आपकी क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती है। आई पर्सनली, मतलब फनीली इनफ, मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ एजुकेशन वाइज, बट लोग सोचते हैं कि मेकअप ही तो करती है, स्टूपिड होगी क्या, इनको तो यही बेसिक चीज़ों का शौक होगा। ऐसा नहीं है। मैं स्टॉक मार्केट भी फॉलो करती हूँ, मैं इन्वेस्टिंग भी करती हूँ। मेरा एसेंशली जब मैंने पढ़ाई करी थी और मेरी कॉलेज से जॉब लगी थी, विच माई जॉब वॉज बेस्ड इन बॉम्बे, तो आई वॉन्टेड टू कम बैक टू डेली, तो आई रिफ्यूज द जॉब, आई केम बैक टू डेली एंड देन आई गॉट प्लेस्ड इन डेली। तो उस वक्त मेरा काम था कि जो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो म्यूचुअल फंड्स बनाना, आई वॉज इन दैट टीम दैट आई डिज़ाइंड कि कौन सा स्टॉक कितने % का होगा, कहाँ पे किसका पैसा जाएगा, वो मेरा काम था। तो आई एम वेरी हाईली एजुकेटेड, बट लोग सोचते हैं कि नॉट, पार्लर वाली दीदी को कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, वो भी बेचारी काम करके मेहनत करके पैसे ही कमा रही, बट ये क्या, ये तो मेकअप वाली है, इनको तो क्या ही आता होगा। तो ग्राउंड लेवल पे थोड़ा सा रिस्पेक्ट की आज भी कमी है। भी यही डर लग गया कि हमने तो इसकी शादी करनी है, एंड बीइंग पंजाबी फैमिली, कोई कहेगा कि अरे लड़की तो मेकअप आर्टिस्ट है। हाँ। हमने तुम्हें हाईली क्वालिफाइड किया क्योंकि हमारा ड्रीम तुमको लेके कुछ और था, बट उसने बोला ठीक है, मैंने आपके ड्रीम को पूरा कर दिया हाईली क्वालिफिकेशन लेकर, एंड हमेशा टॉप मोस्ट। तो मतलब उसने जिद पकड़ ली कि मैंने करना ही करना है। लेकिन आज हम प्राउड फील करते हैं, क्योंकि जो वो वहां से अर्न कर रही थी, अगर मैं अर्निंग को कंपेयर करूँ, वो तो 2 ब्राइड करके ही अर्न कर लेती है, ठीक है। एंड टाइम उसका अपना है, किसको काम करना है नहीं करना उसकी चॉइस है, ठीक है। अगर आज वो जॉब कर रही होती, सुबह 8 बजे घर से भाग रही होती, रात को 10 बजे आ रही होती, आज उसकी चॉइस है, आज उसकी छुट्टी है, आज उसका दिन है। अब जैसे आज भी उसका मेकअप है, अभी 5 बजे जाएगी, 8 बजे आ जाएगी, एंड अच्छा खासा पैसा लेके आ जाएगी, ठीक है। हाँ, लेकिन ये पैसा है, ये एक दिन का नहीं है। अगेन लोगों को बहुत इजी लगता है कि मेकअप ही तो है। हम लोग कितना टाइम में, मेरे को याद है लॉकडाउन से जस्ट पहले मैंने स्टार्ट किया था, मेरे शिवांगी एंड पल्लवी, माय अदर सिस्टर, मैं इनको सुबह बुलाती थी, रात तक बस इन पे ही करती रहती थी, क्योंकि लॉकडाउन है, आप क्या करेंगे। पूरे लॉकडाउन मैंने इन दोनों का मेकअप करती रहती थी, अलग अलग चीज़ें ट्राई करती रहती थी। जो हाथ का काम होता है ना, वो हाथ से ही परफेक्ट होता है। मैं कितना भी थ्योरी सीख सकती हूँ, मैं कितना भी वीडियोस देख सकती हूँ। तो आज सम पीपल से व्हाई आर यू चार्जिंग सो मच फॉर मेकअप, दैट्स नॉट फॉर मेकअप, दैट्स फॉर द एफर्ट आई हैव पुट इन टू लर्न दैट। आपका ब्राइडल डे इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज इन योर लाइफ। आपको एक परफेक्ट लगना है। लोग आजकल बोलते हैं यार ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट इतना क्यों चार्ज कर रही है, क्योंकि जब आप उस स्टेज पे इतने लोगों के सामने खड़े होगे, यू वांट टू लुक अ सर्टेन वे। आपको एक सर्टेन वे लगना है कि यार सबकी आंखें मेरे पे हो, कोई मेरा लुक ना भूले, ठीक है। लोग जब मुझे देखे तो बोले यार ऐसा ही लगना अपने शादी पे। यू आर पेइंग फॉर दैट फीलिंग, यू आर नॉट पेइंग फॉर anything else, you are paying for that feeling। तभी तो हम इतने 5-5 लाख के लहंगे लेकर पहन रहे हैं कि कोई मेरा लहंगा देखे तो बोले कि ओ माय गॉड ऐसा लहंगा चाहिए। तो इट्स द सेम थिंग विद मेकअप कि आपको देख के, अगर आपने मनीष मल्होत्रा पहना है या सब्यसाची पहना है और आपका मेकअप अच्छा नहीं है और आप अच्छे नहीं लग रहे, तो वो सब्यसाची और मनीष मल्होत्रा भी कुछ नहीं कर सकते। So I think women are also very picky, especially अगर उनका दिन है तो ऐसी चाहिए वैसी चाहिए। एंड जब शीना दी ने स्टार्ट किया था, और जैसे उन्होंने बोला कि वो हम पे करती थी मेकअप,
तो मैं आई एम समवन जो मैं बहुत हर एक चीज़ को उसमें ऑब्जेक्ट करती हूँ कि नहीं मुझे ऐसा बेस नहीं चाहिए, नहीं मेरी स्किन पे ये अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता। एंड आई थिंक अब 4-5 साल हो गया अब की बात है कि मैं और किसी से मेकअप करवाती ही नहीं हूँ। मतलब आप ये मानो, इसलिए नहीं क्योंकि घर के हैं, पर आप ये मानो इनकी शीना दी की शादी थी और वो अपनी शादी के दिन मेरा मेकअप कर रही थी क्योंकि मैंने मना कर दिया था मैं और किसी से नहीं करवाऊंगी। एंड ये बहुत प्राउड मोमेंट होता है। सृष्टि उसको हम घर पे शीना भी बोलते हैं, सृष्टि ने अपना ब्राइडल मेकअप खुद किया था। अच्छा, तभी आपने वीडियो बनाया कि लड़की की बहन कहाँ है। दूसरी हमारी वो थर्ड दूसरी बहन की शादी है, सिस्टर, वो थर्ड सिस्टर की, हम 3 सिस्टर्स है, वो थर्ड सिस्टर की शादी की है। अच्छा, हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम विद द ब्यूटी पार्लर्स? वो भी तो ब्राइडल मेकअप करते हैं, आप उनसे डिफरेंट कैसे हैं? एसेंशियली दो टाइप के होते हैं, एक स्टूडियो होता है, एक फ्रीलांसर होता है। स्टूडियो इज वेयर यू आर गोइंग टू अ प्लेस, आपकी शादी दिल्ली में कहीं भी है बट आप स्टूडियो जाके रेडी हो रहे हैं। आई एम अ फ्रीलांसर, आई विल कम टू योर वेन्यू। तो जो कंफर्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, आप ट्रैफिक से बच रहे हैं, आप चिक चिक से बच रहे हैं कि अरे यार मुझे हल्दी ख़त्म करके जल्दी निकलना है, सब रैप अप करना है, लहंगा, ज्वेलरी, चप्पल, ये सब। तो आई एम सेविंग यू, आई एम गिविंग यू द लग्जरी ऑफ स्टेइंग एट योर प्लेस एंड आई एम कमिंग टू यू with my whole team. I have a team of hairstylist, drapist and my assistant. तो हम आपके पास आ रहे हैं to your venue कि आप relaxed रहो। तो जो freelancers होते हैं ना, they charge extra for that luxury. It's in a way luxury only कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा। अगर आपको जैसे पहले के ज़माने में होता था कि आज से 10 साल पहले सिर्फ 3-4 मेकअप आर्टिस्ट थे वेरी फेमस, जिनको हम बोलते हैं कि वो इस इंडस्ट्री के गुरु हैं, आज भी हम सब मानते हैं उनको। उनके स्टूडियोज़ होते थे, 15-15 ब्राइड्स होती थी एक बार में, 10-10 मिनट में मेकअप हो रहा है, नेक्स्ट, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपको 15-20 ब्राइड्स करनी है आपको 5-5 मिनट में ख़त्म करना है। आज हम आपको 2 आवर्स का लग्जरी एक्सपीरियंस दे रहे हैं। हम आपके वेन्यू पर हैं, आपको कुछ नहीं करना, सब हम कर रहे हैं। माई होल टीम इज़ एट योर सर्विस, ठीक है। आपकी ड्रेपिंग, दुपट्टा ड्रेपिंग से लेकर, एंड यू आर माई ओनली फोकस। आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि मुझे इसके बाद मेरी मेकअप आर्टिस्ट को इसके बाद 5 ब्राइड्स करनी है तो वो मुझे आधा छोड़ के भाग जाएगी या आधा काम करके भाग जाएंगी। मेरा फोकस सिर्फ आप हो। तो जब मैं आपको इतनी स्पेशलाइज्ड अटेंशन दे रही हूँ तो ऑब्वियसली वी चार्ज एक्स्ट्रा फॉर दैट कि जो एक स्टूडियो 3 ब्राइड से कमा रहा है, मुझे शायद आपसे ओनली है, और जो एक स्टूडियो 3 ब्राइड्स में अटेंशन डिवाइड कर रहा है, मैं सिर्फ आपको दे रही हूँ। अच्छा, तो आपकी टीम में और लोग भी होते हैं? टोटल कितने लोगों की टीम होती है? मेकअप करती हूँ, देन मेरे पास एक हेयर स्टाइलिस्ट है, दे आर ऑल्सो फ्रीलांसर्स डिपेंडिंग ऑन द डेट्स वी वर्क विद देम। देन एक ड्रेपिस्ट होता है जो साड़ी ड्रेपिंग, दुपट्टा ड्रेपिंग करते हैं, एंड माय असिस्टेंट ऑब्वियसली, क्योंकि जब मेकअप कर रहे हैं आपको हेल्प चाहिए, सामान चाहिए, सेटअप करना है, तो ये हम 3-4 लोगों की टीम होती है। 3-4 लोगों की टीम पूरी जाती है वहाँ पर जहाँ पे। तो आप सिर्फ दिल्ली में करते हैं या दिल्ली से बाहर भी? दिल्ली भी करते हैं, मैंने थाईलैंड वेडिंग्स भी करी हुई हैं। आई होप सून टू डू सम टर्की, बहरीन, दुबई वेडिंग्स आल्सो, बट आई हैव डन इंटरनेशनल आल्सो। अच्छा, तो इंटरनेशनल करते हैं, पे करते हैं, फिर इतना पे करते हैं? जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये डेस्टिनेशन वेडिंग में बड़ा ये रहता होगा। ऑब्वियसली डेस्टिनेशन वेडिंग में अब देखिए वही है कि दिल्ली में हम अपना टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करते हैं, मॉर्निंग ब्राइड, आफ्टरनून ब्राइड, इवनिंग ब्राइड। डेस्टिनेशन वेडिंग में यू आर माई ओनली क्लाइंट, तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा प्रीमियम तो वहाँ पे होता ही है, बट देन अगेन it's added to our portfolio also कि I have done a bride in Thailand, I have done a bride in Dubai, तो it is an addition to my portfolio as well। सिर्फ आपका बेनिफिट नहीं है, मेरा भी है, प्लस भागना दौड़ना कम है। दिल्ली में मुझे एक दिन में 3 जगह पहुंचना है, डेस्टिनेशन में मैं आपकी लोकेशन पे हूँ, आपको जब मन करे आ जाइए, रेडी हो जाइए। तो इट इज़ फ्लेक्सिबल फॉर बोथ द मेकअप आर्टिस्ट एंड द क्लाइंट। आजकल कंफर्ट भी कितना हो गया ना इस चीज। हाँ, मुझे तो याद है जब हमारे समय शादियां होती थी, हम स्टूडियो में हैं, मतलब उसको पार्लर बोलते थे, हम तैयार होने गए हैं, हाँ। और भूल भी जाते थे कि हमें भी लाना है
सब लोग भाई पापा वगैरह शादी में इतने बिजी होते थे। और आज क्या है कि अगर डेस्टिनेशन वेन्यू है या वेन्यू पे ही आजकल मेकअप रूम्स होते हैं, तो मेकअप आर्टिस्ट आपके पास है, आप तैयार हुए बाहर हाँ, चले जाओ, सब कंफर्ट है। बिल्कुल। नहीं, यह बात आपने मुझे याद भी आ गया कि मुझे ध्यान है, ये ड्यूटी ना ये यूजुअली मेरी लगती थी। घर में कोई शादी है किसी सिस्टर की, कजन की, ईश तेरी ड्यूटी है उसको लेके जाना और लेके आना है, ठीक है, क्योंकि गाड़ी चलानी मैंने बहुत जल्दी सीख ली थी, तो ये सबसे याद आएगा। और अब अगर आपका मेकअप आर्टिस्ट आपसे कहीं 12-15 किलोमीटर दूर है तो आप भूल जाइए, आप वेन्यू पे सही पहुंचोगे, क्योंकि दिल्ली का जो ट्रैफिक है, और अगर वो पीक टाइम है शादियों का, सीजन का, हाँ, तो आप ट्रैफिक में फंसोगे ही फंसोगे। बिल्कुल, तो ये इनका फ्रीलांसिंग का बहुत बढ़िया हो जाता है, मुझे लगता है। विद इन अ वेन्यू द पर्सन इज देयर, यू गेट रेडी एंड सबका कंफर्ट। आप लोगों से इतनी अच्छी बातचीत चल रही थी, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा कि इस डिस्कशन को फिनिश किया जाए, लेकिन टाइम बाउंडेशन तो रहती ही है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा एक बार आपकी तरफ से, तीनों की तरफ से, हमारी जनरेशन को एक एक मैसेज हो जाए, छोटा छोटा सा। मैडम आपसे ही शुरू करते हैं। मैं सब लोगों को, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, उन सबको एक ही मैसेज दूंगी। पहले तो बिलीवर बनिए इन विद्याओं की। ये विद्याएं, दीज कैन चेंज योर डेस्टिनी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, क्योंकि कर्म करोगे तो आपकी जिंदगी में चेंज आएगा ही आएगा। और दूसरी बात, आप सब लोग कैपेबल हैं। मैं आप सब लोगों को बता रही हूँ, आप सब लोग सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं, कुछ करना चाहते हैं, आज तक नहीं कर पाए, तो ये फील्ड आपके लिए खुला हुआ है, बिल्कुल सेफ फील्ड है। आप अपने घर के कंफर्ट से सीख सकते हैं। घर के कंफर्ट में रहकर आप चीज़ों को सीख कर कंसल्टेशंस भी दे सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तो आप लोग सबका स्वागत है इस फील्ड में, आइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपकी ज़रूरत है। अरे वाह, शिवांगी जी। आई थिंक मैं बोलूँगी कि पीपल शुड स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, प्रोक्रास्टिनेट करना बंद कर दो। जो अगर करना है, जो पैशन है, जो अच्छा लगता है, उसको आज से ही शुरू करो। ये मत सोचो कि कल करेंगे, अभी से ही शुरू कर दो बिना सोचे, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। एंड जब आप शुरू करते हैं ना एक चीज़, 50% आप वो ऑलरेडी अचीव कर लेते हैं, आपको बस शुरू करने की देर है। सो आई थिंक कि स्टार्ट करो जितना जल्दी हो सके, एंड बस। अरे वाह, बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है कि इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, थैंक यू। आई जस्ट थिंक कि अगर आप कन्विंस्ड हैं कि आपके लिए ये चीज़ सही है, ऑब्वियसली लाइक चाहे आप वो लेट इन लाइफ डिस्कवर करें, चाहे अर्ली इन लाइफ डिस्कवर करें, जिद पे अड़ना और अपने पॉइंट पे खड़े रहना कि आई विल डू दिस एंड आई विल मेक समथिंग आउट ऑफ माई सेल्फ, मैं कुछ बन के दिखाऊंगी, इज़ नॉट रॉन्ग। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी और की बात सुने। इवेंचुअली एंड ऑफ द डे लाइफ आपकी है, आपने बनानी है। हम बाकी सबसे सिर्फ सपोर्ट ले सकते हैं, कोई हमारी लाइफ नहीं बना सकता। तो चाहे कोई आपको सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, किसी को आपका फील्ड समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, इट्स ओके। अगर आपको समझ आ रहा है तो ज़िद्दी होना गलत बात नहीं है। अपने लक्ष्य के पीछे, अपने गोल के पीछे पड़ जाइए। जो कोई आज गलत बोल रहा है, कल सही बोलेगा। सक्सेस के बाद तो लोग सब अपने हो ही जाते हैं। फिर ईश जी ऐसी बेटियों पे प्राउड होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल। ऐसी बेटियों पे प्राउड होता है। सो प्राउड ऑफ यू and proud of myself also. At this age I have started and doing so great. And आप लोग भी पीछे मत रहिए, कर सकते हैं, ये बात याद रखिए। नहीं, आप दिस एज मत कहो, ऐसा नहीं है कि आप इनकी मम्मी लगती हैं, आप इनकी बड़ी बहनी लगती हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग ने इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, और मैं दर्शकों से भी बोलना चाहूँगा कि अगर ऐसी देवियाँ हमारे घर में हो तो देखिए घर कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है। तो आज हमने 3 देवियों के साथ बड़ी अच्छी बातचीत करी, और इस बातचीत को हम आगे बढ़ाते रहेंगे नए नए एपिसोड में, नए नए टॉपिक पे, अलग अलग इनके साथ, और इनके साथ टुगेदर भी हम लोग एपिसोड करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा, और हमारे अपने अपने फील्ड में क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है, इसके साथ हम आपके साथ सून आएंगे। पर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आप क्या ये कमेंट आपका अच्छा लिखा हुआ हमारे लिए मोटिवेशन होगा। थैंक यू एवरीवन फ्रॉम माय साइड एंड बोथ ऑफ माय डॉटर्स। थैंक यू। बिल्कुल, और लाइक और शेयर तो करना ही करना। थैंक यू।